सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टॉक्स वॉक्स। तो दोस्तों, आपको आज कोई पीपीटी नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि आप लोगों ने जैसे टॉपिक में ही देख लिया कि हम आज थोड़ा एनालिसिस करेंगे, लाइव एनालिसिस। किस चीज का? फंडामेंटल्स का। कि हम जो ये कहते हैं हम फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए, फंडामेंटल करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो आज आपको मैं सिखाऊं। और इसलिए मैंने दो स्टॉक सिलेक्ट किया है। एक जिसका फंडामेंटल खराब है, खराब किसी को नहीं कहना चाहिए, अभी फिलहाल खराब है ये कहते हैं। और एक स्टॉक जिसका फंडामेंटल अभी फिलहाल अच्छा है। फ्यूचर में क्या होगा हमको नहीं पता। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो में एक चीज मैं शुरू में ही आपको क्लियर कर देता हूं कि मैं कैसे एनालिसिस करता हूं, क्या क्या पॉइंट्स मैं देखता हूं, वो चीजें आपको बताऊंगा। लेकिन कौन सा खराब है या कौन सा अच्छा है, कौन सा बाइंग करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको क्या लगता है? पूरा वीडियो देखिए और कमेंट्स में लिखिए कि आपको क्या लगा इसमें। इस चीज का होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं कि आपको क्या लगा है इसमें। तो चलिए हम शुरू करते हैं सीधा पॉइंट पे कि हम ये देखते हैं कि सबसे पहले मैंने लिया है इसका स्टॉक, स्विगी। स्विगी इंडस्ट्री लिमिटेड, स्विगी लिमिटेड का स्टॉक। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां चले जाएंगे रीड मोर में। हम इसमें देखेंगे कि कंपनी के बारे में क्या क्या बताएगा। यहाँ सिंपली फाउंडेड इन 2014 दिया है। लिस्ट ऑफ न्यू एज कस्टमर, फर्स्ट टेक्नोलॉजी कंपनी ऑफरिंग यूजर्स इजी टू। हमको सबको पता है स्विगी क्या चीज, सबको पता है स्विगी क्या चीज है। मुझे नहीं लगता कि जो वीडियो देख रहे हैं किसी को इनमें से कोई ऐसा इंसान होगा जिसको स्विगी क्या है नहीं पता। स्विगी क्या है सबको पता है, जोमेटो स्विगी सबके मुंह जबान पे आज के डेट में नाम है। और अभी तो स्विगी का इंस्टामार्ट वगैरह भी चल रहा है। तो ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये उनका बिजनेस मॉडल है। अब हम देखेंगे उनका बिजनेस मॉडल। ये देखिए, बिजनेस मॉडल, स्विगी ऑपरेट्स डाइवर्सिफाइड हाइपर लोकल कॉमर्स प्लेटफॉर्म थ्रू यूनिफाइड ऐप स्विगी। स्विगी का ऐप आपने देखा होगा कैसा दिखता है। Company known for pioneering hyperlocal commerce in India offers a range of services through 5 main segments. अब देखेंगे हम इसका मेजर सेगमेंट्स क्या है। पहले फूड डिलीवरी होता है, ये तो सबको पता है फूड डिलीवरी होता है। अब इसमें हमको देखना है ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू कितना। कभी भी ऑनलाइन डिलीवरी ऐप जो रहता है उसकी जो बिजनेस मॉडल है उसमें हमको देखना होता है कि जीओवी क्या है। जीओवी मतलब ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू। मतलब इसका मतलब ये होता है कि टोटल जो उनको ऑर्डर आ रहे हो कितने रुपए के आ रहे हैं, कितना वैल्यू है। तो वैल्यू जो है इतना है, इतना मिलियन, 247174.41 मिलियन, इतना मिलियन रुपीज, नॉट डॉलर। इंडिया में ही काम करती है, विदेश में नहीं, तो डॉलर में नहीं है। एवरेज वैल्यू पर ऑर्डर, ऑर्डर वैल्यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है। मतलब एक ऑर्डर एवरेज कितने का आता है, 408 रुपए। ये FY24 का दिया हुआ, फाइनेंशियल ईयर 24 का दिया हुआ। डिलीवरी फी कलेक्टेड एज परसेंट ऑफ जीओबी 3.11%। मतलब जो इतने का जो वैल्यू हो रहा है, जो ऑर्डर आ रहा है, इसका 3.11% वो डिलीवरी फी के हिसाब से लेता है, डिलीवरी चार्जेस वो लेता है। कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, एक ऑर्डर डिलीवर करने में 14.31% कॉस्ट ऑफ डिलीवरी लगता है। अब इसका दूसरा चीज पहलू, हाँ, आउट ऑफ होम कंजम्पशन।
इंक्लूड सर्विसेज फॉर डाइनिंग एंड इवेंट सच एज डाइन आउट। आप देखे होंगे स्विगी का ऐप खोलेंगे तो डाइन आउट का भी एक फीचर आता है, तो वो भी एक उसका वो मतलब रेस्टोरेंट्स के साथ पार्टनरशिप करके वही मेरे ऐप से अगर कोई ऑर्डर करेगा डाइन आउट के लिए तो मुझे एक कमीशन या चार्ज मुझे देना पड़ेगा। वो एक पार्टनरशिप करते हैं, तो ये भी एक उनका बिजनेस मॉडल है। क्विक कॉमर्स, जैसे मैंने आपको बताया इंस्टामार्ट। इंस्टामार्ट क्या करते हैं? डार्क स्टोर्स। डार्क स्टोर्स के लिए मैं आपको एक चीज दिखा देता। डार्क स्टोर्स क्या होता है, देखिए। डार्क स्टोर्स नेटवर्क refers to collection of retail locations designed exclusively for fulfilling online orders rather than serving as traditional storefronts open to public। बस ये है डार्क स्टोर्स। मतलब एक आप बोल सकते हैं एक वेयर हाउस टाइप का। भाई मैंने माल खरीदा, मेरे स्टोर में रखा हुआ है, मेरे गोडाउन में रखा हुआ है। अब वो गोडाउन में से मैं माल ऑनलाइन ऑर्डर के बेस पे दूंगा। ये नहीं कि मैं किराने की दुकान खोल के बैठा हूँ, भैया मेरे किराने की दुकान में सामान रखा है कि मेरे किराने की दुकान के पीछे गोडाउन है उसमें सामान रखा है, मैं वहां से लाके सामने पब्लिक को बेचूंगा। तो वो हो जाता है कंसेप्ट डार्क स्टोर्स का। तो यहाँ पे डार्क स्टोर्स का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर ग्रोसरी सब सप्लाई करती है, जैसे फ्लिपकार्ट भी आजकल कर रही है, अमेजन भी कर रही है, बहुत सारी कंपनीज कर रही है, डीमार्ट वगैरह तो पहले से कर। तो एक्टिव डार्क स्टोर्स कितने हैं उनके पास? 605 अभी एक्टिव डार्क स्टोर्स है अक्रॉस 43 सिटीज इन इंडिया। 43 सिटीज में 605 डार्क स्टोर्स है। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू क्विक कॉमर्स का, जो क्विक कॉमर्स अभी जो डार्क स्टोर ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है इतना मिलियन, 80,685.67 मिलियन। ये भी 2024 का है। डिलीवरी फी कलेक्टेड 1.24%, इसमें डिलीवरी फी कम कलेक्ट किया जा रहा है, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी भी कम है। और तीसरा चीज करती है सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन है। कभी ये पिकअप ड्रॉपिंग सर्विस जो ये सब देती है वो सप्लाई चेन, मतलब किसी रिटेल होलसेलर या रिटेलर से उनका टाई अप है, उनसे आपने ऑर्डर किया भैया मैं दुकान नहीं जा सकता, हाँ मुझे फलाने दुकान से सामान लाके मेरे घर में छोड़ दो, वो भी कर देते हैं। तो ये हो गया सप्लाई चेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका भी एक कंसेप्ट है, वेयर हाउस मैनेजमेंट वगैरह करती है। तो इसका 2.66 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ वेयर हाउसिंग स्पेस सर्विंग थाउजेंड्स ऑफ रिटेलर्स, इतना है। प्लेटफॉर्म इनोवेशन फीचर्स लाइक स्विगी जीनी पिकअप एंड ड्रॉप, जो मैंने अभी स्विगी मिनी, ये प्लेटफॉर्म का इनोवेशन उनका है, चलता है। अब रेवेन्यू कहाँ से आता है? देखिए फूड डिलीवरी से 49.35% आता है, सप्लाई चेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से 38.79%, क्विक कॉमर्स जो इंस्टामार्ट है उससे 8.83%, मतलब बहुत ही कम है। प्लेटफॉर्म इनोवेशन से 1.74, आउट ऑफ होम कंजम्पशन से 1.28। तो नॉमिनल मतलब हमको हमको मेजर देखना है कि हमारा जो मेजर इनकम है ये फूड डिलीवरी और सप्लाई चेन, ये दोनों से हमारा मेजर इनकम आ रहा है, मतलब स्विगी का। ठीक है, एवरेज मंथली ट्रांजैक्शन यूजर्स इनका 15.99 मिलियन, महीने में 15.99 मिलियन लोग यूज करते हैं स्विगी, मंथली एवरेज। स्विगी वन मेंबरशिप प्रोग्राम है, लॉयल्टी के लिए मेंबरशिप प्रोग्राम है। ये 5.7 मिलियन, पिछले साल 1.39 मिलियन था, वहां से 5.71 मिलियन हो गया है। सबसे बड़ा चीज यहाँ लॉस मेकिंग एंटिटी, कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है। कब लॉन्च हुई कंपनी? 2014, और अभी कितना चल रहा है? 2025, 11 साल में अभी तक इसने प्रॉफिट का मुंह नहीं देखा है। ठीक है, आईपीओ आईपीओ इसने निकाला 13 नवंबर 2024 में, 11,337 करोड़ उसको आईपीओ से मिला। अब उसने कहा यूज किया, फ्रेश इश्यू ऑफ 4499 करोड़, बाकी आपका ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल। अब आप
बोलेंगे तो मैं आईपीओ के इस पे भी डिटेल्स बना दूंगा किसी दिन, अगर आप कमेंट करेंगे तो, कि ऑफर फॉर सेल क्या होता है। फिलहाल एक सिंपल समझ लीजिए, ऑफर फॉर सेल मतलब क्या होता है, जो कंपनी अपना, कंपनी के कुछ लोग अपना इक्विटीज बेचते हैं तो उनको वो पैसा दिया जाता है। प्रोमोटर्स हो गए या कंपनी के जो ग्रे मार्केट में जो शेयर होल्ड कर रहे हैं वो हो गए, उनको अगर बेचना है तो उनको ऑफर फॉर सेल में दिया जाता है। वो भी किनको, जिनको, जो बड़े होल्डर्स है। तो बचा फिर उनके पास 4499 करोड़, जो यूटिलाइज हो रहा है इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल सब्सिडरीज फूडसी फॉर रिपेमेंट ऑफ बोरोइंग एंड सेटिंग अप डार्क स्टोर नेटवर्क। दूसरा चीज, इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, brand marketing and business promotion expenses, funding inorganic growth through unidentified acquisition and general corporate purposes। तो इसमें आपने क्या देखा, जो हमने अभी पढ़ा है इसमें आपने देखा यहाँ कैपेक्स के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, कि भाई ये स्विगी कंपनी आगे चल के क्या करने वाली है, हमको नहीं पता, यहाँ हमको डिटेल नहीं दी। अब हम इसका देखते हैं आगे। देखिए 88,325 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी। मार्केट कैप तो तगड़ी है। अभी प्राइस चल रहा है 354। इसने हाई बनाया था 617 और 297 का लो बनाया। पीई नहीं दिखा रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा है, अभी जाएंगे आगे चल, नीचे जब देखेंगे ना और तब बताता हूँ क्यों नहीं दिखा रहा। बस इतना समझ लीजिए, पीई क्या होता है, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। आगे मैं इसको बता रहा हूँ, ये ध्यान में रखिएगा ये चीज, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, ईपीएस मैं बता रहा हूँ। बुक वैल्यू 44.7 है। डिविडेंड कोई डिविडेंड नहीं देती, प्रॉफिट करेगी तब तो डिविडेंड देगी। आरओसी नेगेटिव है और आरओई तो तगड़ा नेगेटिव। ठीक है, प्राइस टू अर्निंग नॉट गिवन, ये भी क्यों मैं बता दे रहा हूँ, वही है, पी है, सेम पी है। ओपीएम -18, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन माइनस में है, ये भी नेगेटिव है। क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएंट, सेल्स वेरिएंट 44.8, लेकिन प्रॉफिट वेरिएंट 104% माइनस, ये भी माइनस में, नेगेटिव। प्राइस टू बुक वैल्यू 7.92, बहुत ज्यादा है। रिटर्न ऑन एसेट्स नेगेटिव, मतलब मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ रिटर्न ऑन एसेट क्या होता है, मतलब वो एसेट को मैनेज करने में कैपेबल नहीं है। डेब्ट टू इक्विटी कम है, कम इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पे उसने आईपीओ का जो पैसा लिया उससे डेब्ट रिपेमेंट किया है, तो इसलिए ये 0.17 दिखा रहा है, मतलब 1 से कम। डेब्ट टू इक्विटी ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस ईपीएस ये इसलिए नहीं दिखा रहा है। ये जो ईपीएस आपको दिखाया ना -13.6, ये नेगेटिव आएगा करके यहाँ पे स्टॉक पी नहीं दिखाया जा रहा है, या प्राइस टू अर्निंग नहीं दिखाया। डेप्थ 1703 करोड़ का अभी भी है, अभी भी है। ठीक है, ईवी एबिटा -36.2, इंडस्ट्री पी 41.8, इंटरेस्ट कवरेज भी माइनस में है। करंट रेशियो 2.5। करंट रेशियो क्या होता है आप मेरे फंडामेंटल एनालिसिस वाली वीडियो में देख लीजिएगा। तो ये हो गया इसके बेसिक फंडामेंटल्स। अब हम देखेंगे, यहाँ तो पी दिखाएगा नहीं, प्राइस ने क्या किया वो हम आगे चल के इसमें देखेंगे, आगे चल के हम देखेंगे, ये चार्ट में हम देख लेंगे उसको। अब यहाँ पे प्रोस एंड कॉन्स देखिए, कंपनी ने डेब्ट रिड्यूस किया, क्यों किया, आईपीओ से पैसा मिला। आईपीओ से अभी आपको मैंने बताया, आईपीओ से पैसा मिला, उसने डेब्ट रिड्यूस करने की बात बोली और उसने डेब्ट रिड्यूस किया। एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, क्या उसने दिया हम देखेंगे आगे। चलिए 7.92 टाइम्स बुक वैल्यू से, ये कौन सा है, कंपनी का लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कौन सा है, डेब्टर डेज इंक्रीज, डेब्टर डेज इंक्रीज होना मतलब क्या, अगर मैंने किसी को उधारी दिया है तो वो मेरा उधारी कितने दिन में पेमेंट करता है ऑन एन एवरेज,
तो वो पहले 45.7 था, अभी 59 डेज हो गया है। मतलब मेरे उधारी का खाता बढ़ रहा है। जिसको मैंने दिया है ना, वो उधारी मेरे को लेट से दे रहा है। तो मैं, मेरे पास जो अगर पैसा नहीं आएगा, उधारी जिसको दिया हूं मैं, उसका पैसा मेरे को वापस नहीं मिलेगा, तो मैं काम कैसे करूंगा धंधे में? मेरे पास तो कैश चाहिए काम करने के लिए। तो ये हो गया डेटर डेज। वर्किंग कैपिटल डेज हैव इंक्रीज, ये भी इंक्रीज हो गया है। भाई, मेरा जो वर्किंग कैपिटल मैंने लगाया, वो मेरे को प्रॉफिट कितने दिन में जनरेट करके दे रही है। तो वो चीज अगर बढ़ गया, तो भैया मेरा तो प्रॉफिट ही लेट जनरेट हो रहा है। वो एक नुकसान है। पीयर कंपैरिजन देख के कोई मतलब नहीं, पी नहीं है यहाँ पे, क्या कंपेयर करेंगे? बस एक ही चीज देख सकते हैं, अगर नेट प्रॉफिट क्वार्टर देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ऑल दो तीन कंपनीज भी नेगेटिव दिखा रही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नेगेटिव दिखा रही है। ये बहुत ज्यादा आपको नेगेटिव दिखा रही है। कंपेरेटिव देख लीजिए, बाकी तो ठीक है, चलो किसी भी हाल में तो प्रॉफिट में तो है। अब हम क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे। देखिए, जून 2023 से इसका प्रॉफिट थोड़ा सा माइनस में बढ़ा। यहाँ दिसंबर में थोड़ा सा, दिसंबर 23 और मार्च में थोड़ा सा रिकवर किया इसने। जून में थोड़ा सा बढ़ा, इसमें थोड़ा सा बढ़ा है। अब ये क्यों बढ़ा? आईपीओ आने का था नवंबर में, ध्यान आ रहा है? अभी बताया था आपको। तो ये उतना ज्यादा नहीं दिखा रहा। ये जो चीजें हैं आपका, यहाँ से यहाँ तक, ये आपको उतना नहीं दिखा रहा है। इवन आप यहाँ भी देख लीजिए, उतना नहीं दिखा रहा है। बढ़ा कहां से? आगे आप समझदार है, आगे आप समझदार है। तो लेकिन यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, और ये अचानक से बढ़ गया, देखिए 22% मार्च 2025 में आने के बाद, -22%। तो ये हो गया हमारा क्वार्टरली रिजल्ट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ज्यादा, यहाँ से बहुत ज्यादा, मतलब ये लॉस बढ़ रहा है, उसका लॉस बढ़ रहा है। अभी देखेंगे क्यों बढ़ रहा है, कैसे हो रहा है। अब देखिए, इसका सेल्स कितना है? सेल्स धीरे धीरे बढ़ रहा है, सेल्स तो बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन सेल्स ग्रोथ क्या बढ़ रहा है उस हिसाब से? 21 से 22 में इसने अच्छा सेल्स ग्रोथ दिखाया। 2021 से 22 में इसने तगड़ा सेल्स ग्रोथ दिखाया, लेकिन उसके बाद ये कम होता जा रहा है। सेल्स ग्रोथ कम होता जा रहा है। सेल्स तो बढ़ रहा है, लेकिन सेल्स का ग्रोथ परसेंटेज कम होते जा रहा है। ये भी एक गलत इंडिकेशन दे रहा है आपको, जिसमें कि अब क्यों बढ़ रहा है, एक्सपेंस क्या है देखिए। अब हमारा एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस भी देखिए बढ़ रहा है। हाँ, मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज थोड़ा कम हुआ है, तो बढ़ा क्या? यहां बढ़ गया अदर कॉस्ट। अब अदर कॉस्ट क्या है? नहीं पता, नहीं पता। बाकी तो ठीक है, अदर कॉस्ट क्या है नहीं पता, कोई क्लियरिटी नहीं है। तो इसके कारण प्रॉफिट डिफर कर रहा है और लॉस बढ़ रहा है। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट ऑन लॉस स्टेटमेंट। अब बैलेंस शीट को देखते हैं। बैलेंस शीट में क्या देखना है? देखिए, इक्विटी कैपिटल बढ़ा है इस बार। इक्विटी कैपिटल क्यों बढ़ा है? बिकॉज इसने मार्च नवंबर 2024 में आईपीओ लॉन्च किया है। देखिए, उससे पहले इक्विटी कैपिटल कम है, ये अचानक से बढ़ गया, इसीलिए बढ़ा है, ठीक है। रिजर्व, इस चीजों को कनेक्ट करने का तरीका ही फंडामेंटल एनालिसिस है, जो मैं चीजों को कनेक्ट कर रहा हूं। ध्यान इसमें दीजिए कि मैं फिगर जो बता रहा हूं उस पर ध्यान मत दीजिए, चीजों को कैसे कनेक्ट कर रहा हूं उस चीज पे ध्यान दीजिए। अब देखिए, रिजर्व्स, रिजर्व्स भी अचानक से बढ़ गया, नेगेटिव जा रहा। क्यों बढ़ गया? सेम कंसेप्ट, आईपीओ है। अब कुछ रिजर्व तो इनका अपना भी बढ़ा है, ठीक है, मानते हैं। बोरोइंग्स घट गया है, आईपीओ दिया हुआ था, भैया हम लोन पेमेंट करेंगे, कर दिया।
तो बोरिंग्स घट गया, अदर लाइबिलिटीज बढ़ गया थोड़ा सा, फिक्स्ड एसेट थोड़ा बढ़ गया। हाँ, क्योंकि डार्क स्टोर पे हम लोग काम कर रहे हैं, डार्क स्टोर का एक्सपेंशन चल रहा है, फिक्स्ड एसेट बढ़ रहा है, सिंपल चीज है। यहाँ ये जीरो है, इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, तो ओवरऑल बैलेंस शीट भी बहुत ज्यादा सही नहीं है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, मतलब ये नेगेटिव शो कर रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव, फिनेंसिंग एक्टिविटी पॉजिटिव। क्यों? लोन तो बढ़ गया है, इसका फिनेंस बढ़ गया है। डेटर डेज जैसे बताया था, इन्वेंट्री डेज इसका कम हुआ है, तो ठीक है इन्वेंट्री डेज, क्योंकि ये क्विक कॉमर्स है तो इसीलिए इन्वेंट्री डेज बहुत ज्यादा नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। डेटर डेज बढ़ा हुआ है, डेज पेबल बढ़ा हुआ है, वर्किंग कैपिटल डेज बहुत बुरी तरह बढ़ा हुआ है, बहुत बुरी तरह बढ़ा हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए, प्रोमोटर का कोई शेयर बचा नहीं है अभी, खाली हो गए ये आईपीओ लाके। एफआईआई ने हल्का सा माइनस किया है, डीआईआई ने हल्का सा माइनस किया है, और बाकी कुछ अदर्स ने उठा लिया। अब अदर्स में कौन आ रहे हैं? यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है हमारे पास। पब्लिक में किसने उठाया पैसा, देख लीजिए, ये पूरा लिस्ट आपको दिख जाएगा किसके पास कितना है। हाँ, तो ये हमको पूरा दिख जाएगा। अब हम इसके कौन कॉल को, मैं कौन कॉल आपके लिए खोल के रखा, मैं दिखा देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हम पूरा कौन कॉल नहीं पढ़ेंगे, वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा सर। अगर आपको लगता है आप पढ़ लीजिएगा पूरा, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, भाई एक देखिए, एक लाइक दीजिएगा, क्योंकि इतना बड़ा 19 पेज 20 पेज का कौन कॉल मुझे पढ़ना पड़ता है आपको चीज समझाने के लिए। तो भाई मैं तो अपने लिए तो पढ़ता हूँ, लेकिन ये चीज आपको समझाने के लिए। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन किया है कि हाउ कॉन्फिडेंट आर यू टू ब्रेक इवन द कंट्रीब्यूशन मार्जिन लेवल 1Q FY27 latest. I mean, I am just trying to give us confidence here because of the frequent changes that are happening. तो यहाँ पे वो जो बता रहे हैं, इट कुड हैपन इन, मतलब एक पॉजिटिव आउटलुक देने का कोशिश कर रहे हैं कि हम नए कैलेंडर ईयर में जून क्वार्टर तक के हम इसको थोड़ा सा कुछ हद तक के फिक्स कर पाएंगे। और उनके पास, वो कह रहे हैं कि भैया उनके पास कुछ प्लान है अचीव करने के लिए। है, अभी उनका कहना है कि देखिए, एक चीज ये कह रहे हैं कि उनका जो अधिकतर जो स्टोर्स हैं वो 3 महीने से कम के हैं, तो स्टोर्स को टिपिकली 6 से 12 महीना लगता है टू हिट 1000 ओपीडी। तो जिसको 6 से 12 महीने के बाद में वो ब्रेक इवन पे आएंगे, हाँ, और कैश लॉसेस जो हो रहा है उसको रिड्यूस कर पाएंगे इन स्टोर्स के थ्रू। ठीक है, और ये भी बोल रहे हैं कि हमने कुछ कस्टमर इंसेंटिव पे भी इन्वेस्ट किया है, जिसकी वजह से हमारा लॉस शो कर रहा है, जो इनका कहना है। अब बाकी तो उन्होंने बहुत कुछ गोल गोल रिप्लाईज दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा उस चीज को। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज मार्क की तो वो आपको इसमें। इसमें तो और कुछ मुझे इंपॉर्टेंट उतना खास दिखा नहीं। इसमें और कुछ खास मुझे दिखा नहीं। फिर भी एक बार देख के रहा है, और कुछ शायद मैंने, हाँ, ये एक चीज है सर, कि ये जो बोल रहे हैं कि अपनी वेयर हाउसिंग कैपेसिटी को ये एक्सपेंशन कर रहे हैं, जो एक तरह का आप, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन किया है कि कैपेक्स क्या कर रहे हो आप, क्योंकि आप तो कैपेक्स के दिखाया नहीं भाई। हम आपका शेयर अगर खरीदेंगे फ्यूचर में, आप ग्रोथ क्या करोगे, किस बेस पे हम आपको यकीन करें कि आप ग्रो करोगे? तो कुछ ना कुछ तो कैपेक्स करोगे ना भाई।
कैपेक्स क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या? आप ग्रोथ के लिए क्या काम कर रहे हो? कहीं आप अपने आप को, बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या काम कर रहे हो? ये बिजनेस बढ़ेगा तभी तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी ना। तो वही चीज बोल रहे, वेयर हाउसिंग कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे, हो चुका है। और आप जो देख रहे हैं, जो ग्रोथ अभी एक्सीलरेट कर रहा है, लास्ट 3 क्वार्टर में उनका ग्रोथ एक्सीलरेट किया है 76 to 87% तक, 201% ऑन जीओवी बेसिस। जीओवी क्या है आपको बताया हूं ना। एंड टू सपोर्ट द एक्सीलरेटेड ग्रोथ वी हैव बीन इंक्रीजिंग आवर ओवरऑल वेयरहाउसिंग फुटप्रिंट व्हिच आई सेड विल हेल्प अस डिलीवर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स ग्रोथ। तो ये अपने ग्रोथ के लिए वो ये रीजन दे रहे। तो लेकिन इनका कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू मुझे तो नहीं दिख रहा है इसमें। अब अगर आप स्विगी में इसमें देख लो, अब ये जो बोल रहे हैं कि भाई 3 क्वार्टर में इसका इनका ग्रोथ हुआ है। अब हम अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स पे जाएंगे, लास्ट 3 क्वार्टर है, ये देखिए, हम क्वार्टरली रिजल्ट पे जाएंगे लास्ट 3 ऑर्डर, तो हमको पैट कितना दिख रहा है? देखिए, यहाँ ग्रोथ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है भैया, ये तो अचानक से भैया मार दिया है। ग्रोथ कहाँ है? नहीं है अभी, हमको तो नहीं दिख रहा है ग्रोथ। अब होगा फ्यूचर में, अगर इनकी बात सही है तो फ्यूचर में होगा, तो फिर हम ठीक है, उसको कंसीडर करेंगे, तब जब देगा तब कंसीडर करेंगे। अब हम देखते हैं इसके चार्ट में। देखिए, नवंबर में लिस्ट हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया दिसंबर तक, और उसके बाद तगड़े से गिरा है। कब तक गिरा है? ये मई तक। मई से ये थोड़ा सा बढ़ना चालू, मई से थोड़ा सा बढ़ना चालू, अभी भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। अगर हम वीकली में भी देखें इसको, हम अगर वीकली में भी देखें तो भी ये अभी अप एंड डाउन सिचुएशन में है। तो ये हमको अभी बहुत ज्यादा ग्रोथ तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, स्विगी क्लियर। अब हम अगले स्टॉक पे जाए। अगला स्टॉक है हमारा केईआई इंडस्ट्रीज। अब देखिए, इसमें भी हम इसमें चले जाते हैं 1963 से 1968 से ये केईआई इंडस्ट्री वायर्स और केबल मैन्युफैक्चर कर रही है, ईएचवी केबल है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज एंड लो वोल्टेज पावर केबल्स मैन्युफैक्चर कर रही है। इनका बिजनेस ओवरव्यू, ये रिटेल और इंस्टीट्यूशनल मार्केट्स को और इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ईपीसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो ईवी केबल्स अप टू 400 केवी तक बनाती है, हाई टेंशन केबल, लो टेंशन केबल्स, स्पेशलिटी केबल्स, कंट्रोल केबल, इंस्ट्रूमेंटेशन केबल, मेरीन एंड ऑफशोर केबल्स, सोलर केबल्स, रबर केबल्स, ये सब सारी चीजें वो बनाती है। वायर प्रोडक्ट्स बनाती है, वाइंडिंग वायर्स, हाउस वायर, स्टेनलेस स्टील वायर्स, ये सब चीजें बनाती है। ईपीसी सर्विसेज भी देती है। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भिवाड़ी में है, 1996 में बना है, जिसका केबल, जहाँ पे इतना केबल मैन्युफैक्चर होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी इतना है। तो ये प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना, ये इतना होता नहीं है, इसलिए नहीं बोला, ये कैपेसिटी है वहाँ। रखोली में 2002 में एस्टेब्लिश हुआ है, यहाँ भी इतना है। चोप चोपा चोपांकी में 2007 में, यहाँ सिर्फ केबल मैन्युफैक्चर होता है, हाउस के वायर केबल यहाँ नहीं होता है। इसमें ये जो है, इसमें तीनों होता है, इसमें दोनों होता है, इसमें सिर्फ केबल होता है। और पथरेडी में भी केबल होता है, पथरेडी 1 और 2, यहाँ पे 2 पथरेडी का है। चिंचपाड़ा में 2019 में इन्होंने बनाया है, तो चिंचपाड़ा में इनका केबल इतना होता है। हाँ, अब खुद वीडियो पॉज करके पढ़ ले, जस्ट मैं आपको एक आउटलुक दे रहा हूँ। मैं अगर पूरी चीजें बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा आज फास्ट भी बोल रहा हूँ कि एक स्टॉक को एनालाइज करने में बहुत टाइम लगता है सर। तो इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है? केबल्स 85% वो कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हैं, कम्युनिकेशन केबल्स का 36%, हाउस वायर 70%, स्टेनलेस स्टील वायर का 91%।
इनका R&D कैपेबिलिटीज भी है, कंपनी के पास R&D फैसिलिटी है, और इन हाउस लैब भी है एक्रेडिटेड टू NABL, है, जो नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में सपोर्ट भी कर रही है। मतलब ये R&D भी करते हैं, तो ये कंपनी को ग्रो कराने की सोचते हैं। कैपेक्स है इनका, देखिए KEI increased its houseware and LV cables capacity at its Chinchpada facility by incurring 80 crore to 85 crore in FY24. Additionally, the company looks to complete the capex for capacity addition of LV cables worth rupees 110 crores to 115 crore at Pathredi. Both these projects were funded entirely through its internal accruals. मतलब इन्होंने कोई IPO या बाहर से कहीं से लोन नहीं लिया है, अपने इंटरनल सोर्सेस से इन्होंने इन चीजों को फंडिंग किया है। फर्दर द ऑनगोइंग ग्रीनफील्ड कैपेक्स, अब ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड का डिफरेंस यहाँ बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये शायद आपको पता नहीं है, नया टर्म है। ग्रीनफील्ड क्या होता है? जो कोई कैपेक्स को एकदम स्क्रैच लेवल से चालू किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका एक दुकान है, आप नया एक और दुकान खोल रहे हैं, एकदम नया है, तो वो ग्रीन फील्ड हो गया। अब आपका ये दुकान है, एक दुकान है, आप उस दुकान को और थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं, बगल में एक और जमीन खाली थी, आपने वो जमीन खरीद लिया और अपने दुकान को और थोड़ा बड़ा कर दिया है, वो ब्राउन फील्ड कैपेक्स है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। है, तो अभी ग्रीनफील्ड कैपेक्स कर रहे हैं 1700 करोड़ का और 1800 करोड़ का सानंद अहमदाबाद में। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखिएगा, मैं अभी आगे इसको बताऊंगा, ध्यान में रखिएगा इस चीज को, मैं आगे इसका बताऊंगा, जब हम कौन कॉल पढ़ेंगे ना तब बताऊंगा। अराउंड 200 crores of this was incurred in FY24 and a major part of 900 to 1000 crore will be incurred in FY25। मतलब बैलेंस 500 से 600 करोड़ FY26 में, मतलब ये FY26 तक के खत्म होगा, ये भी बात ध्यान रखिएगा, अभी बताऊंगा कौन कौन। दिस कैपेक्स इज टुवर्ड्स द एक्सपेंशन ऑफ LV कैपेसिटी, मीडियम वोल्टेज एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स। हाँ, अब देखिए ऑर्डर बुक क्या है, कंपनी हैज एन ऑर्डर बुक ऑफ 3883 crores एज ऑफ 9M FY25 वर्सेस, मतलब FY25 में इतना करोड़ है वर्सेस 3598 करोड़, मतलब ये ऑर्डर बुक इनका बढ़ा है। सेगमेंट वाइज ऑर्डर बुक, केबल में डोमेस्टिक केबल 56%, एक्सपोर्ट में 16%, EPC प्रोजेक्ट्स में 14%, EHV केबल्स में 14%। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 2050 प्लस डीलर्स हैं, 36 ब्रांच ऑफिस है, 22 डिपोर्ट्स हैं और 23 वेयर हाउसेज हैं। Its retail segment has 1650 distribution partners across India, not foreign है। वेस्ट में कितने डीलर्स हैं, नॉर्थ में कितने डीलर्स हैं? वेस्ट में, नॉर्थ में सबसे ज्यादा इसके डीलर्स हैं, वेस्ट में उसके बाद है, उसके बाद साउथ में, फिर ईस्ट में थोड़ा कम है। इंटरनेशनल प्रेजेंस इनका 60 कंट्रीज में ऑपरेशन है एंड सपोर्टेड by 36 domestic marketing offices and 4 overseas offices located in UAE, South Africa, Nepal and Gambia। ये 4 जगह इनका ओवरसीज ऑफिस है। तो इनका कस्टमर रेवेन्यू ब्रेकअप हम देख लेते हैं, रेवेन्यू ब्रेकअप भी हम देख लीजिए, ये रेवेन्यू ब्रेकअप, सेगमेंट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप अगर देखेंगे, ये रेवेन्यू ब्रेकअप आपका प्रोडक्ट वाइज है ना, और ये सेगमेंट वाइज, मतलब एक्सपोर्ट कितना किया, इंस्टीट्यूशनल कितना है, रिटेल कितना है, तो ये सेगमेंट वाइज है। ये प्रोडक्ट वाइज, EHV कितना है, LT पावर कितना है, ST केबल कितना है, हाउस एंड वायरिंग, हाउस वायर कितना है, स्टेनलेस स्टील वायर कितना है, EPC कितना है। ये EPC में कम है, सबसे ज्यादा इनका LT पावर केबल, फिर हाउस वायर का चल, ठीक है। तो ये हो गया इसके। अब देखिए 35,074 करोड़ का मार्केट कैप है, इतनी पुरानी कंपनी होने के बाद भी मार्केट कैप स्विगी से कम है, देख लीजिए, स्विगी से मार्केट कैप कम है। अब आगे देखते हैं, 50.4 इसका पी है, जो थोड़ा सा मेरे को ओवर वैल्यूड लग रहा है, क्योंकि
32.4 का इसका इंडस्ट्री पी। चलिए कोई बात नहीं। आरओसी 15 के ऊपर है, ठीक है, काम चल जाएगा, अच्छा है, बुरा नहीं है। आरओई भी 15 के ऊपर है, बढ़िया है, बुरा नहीं है। ओपीएम 10.2% पॉजिटिव है, ठीक है, बढ़िया है, कोई बुरा नहीं है। क्वार्टर सेल्स वेरिएंट भी ठीक है। क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएंट आपका 30.4.2 है, मतलब अच्छा है। डेप्ट टू इक्विटी एकदम कम है। लोन डेप्ट कितना है? सिर्फ 217 करोड़। इतनी बड़ी मार्केट कैप की कंपनी, उसका सिर्फ लोन है 217 करोड़, कोई मायने नहीं रखता। करेंट रेशियो 4.818, मतलब अच्छा है। हाँ, पीईजी रेशियो कम है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी कम है थोड़ा सा। ये थोड़ा सा अपर साइड में दिख रहा है। पीईजी भी थोड़ा सा अपर साइड में, लेकिन इंटरेस्ट कवरेज देखिए 17.8, मतलब ये इंटरेस्ट अपने को कवर करने में बहुत ज्यादा सक्षम है, एसेट भी कवर करने में सक्षम है। अब हम इसको देखेंगे, जैसे मैंने बताया था पीई के बेस पे। ये देखिए, इसका पी धीरे धीरे बढ़ा, एक पीक पे आया, डाउन हुआ है, यहाँ पे 37.9 से अभी फिर बढ़ना चालू। मीडियन में नहीं है। चलिए, मीडियन में क्यों नहीं आया? बहुत दिन से चल रहा है। अच्छा, इसका ईपीएस भी देख लेते हैं। 72.9 का ईपीएस है, और प्राइस चल रहा है 3671। तो इसीलिए ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, कौन सी नहीं है, कंपनी डेप्ट फ्री है, 22.1 सीएजीआर से, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न से ये बढ़ रही है लास्ट 5 साल से, मतलब बढ़ी है, अच्छा है। अब देखिए, पीयर कंपैरिजन में अगर पी को देखेंगे तो इसके अद्वैत एनर्जी बहुत ज्यादा पी में है इससे, लेकिन सेकंड में ये आ जाता है कि ये, मतलब अगर देखा जाए, देखिए 40-46 के आसपास ही सभी है। बस ये कंपनीज को, फिनोलेक्स, यूनिवर्सल और डायनामिक केबल्स को देखेंगे। पॉलीकैब का भी ऑलमोस्ट उतना है, आरआर केबल का भी इतना है। तो नाम इनका ही चलता है, अगला चलता है फिनोलेक्स। फिनोलेक्स का भी ठीक है। अब अगर बाकी चीजें आप देखेंगे, फिनोलेक्स, अगर फिनोलेक्स का बोल रहे हैं तो बाकी चीजें अगर देखेंगे, कुछ लोग बोलते हैं फिनोलेक्स क्या, इनका क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएंट कितना है? 3.01, मतलब कम है। हाँ, इनका, इसका भी पी कम है, तो इसका देखिए क्वार्टर क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएंट कितना है। हाँ, इसका थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो इसका क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएंट भी बढ़ गया है। तो इसके हिसाब से मैच करना पड़ता है। क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, ये बढ़ रहा है, तो ठीक है, बुरा नहीं है। एक्सपेंस भी थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, लेकिन हमको देखना है ओपीएम। ओपीएम 10%, मतलब इसने एक एवरेज मेंटेन किया हुआ है। 10 11 का मेंटेन किया, 10 का ही मेंटेन करके रखा है एवरेज। तो 10 का एवरेज ये मेंटेन कर रहा है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक है इसका। हाँ, मैं देखिए थोड़ा सा फास्ट में जा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी अदरवाइज। तो लोग क्या है, वैसे ही बोलते हैं आप बड़ी लंबी लंबी वीडियो बनाते हो। तो मैं कोशिश करता हूँ जितनी छोटी हो सके, लेकिन क्या करूं भैया, आपको समझाने के लिए चीजों को तो लंबी करना ही पड़ता है। अब देखिए, अदर इनकम, इंटरेस्ट भी ठीक है इसका, बढ़ रहा है। ईपीएस धीरे धीरे बढ़ रहा है, ईपीएस भी बढ़ रहा है। अब समझिए कि यहाँ पी क्यों महंगा है। तो अब आप बोलेंगे पी महंगा है क्योंकि ईपीएस का जंप देखिए, ये वाला और ये वाला, देखिए जंप देखिए। तो अब आप समझे कि पी क्यों जंप किया, पी किस लिए जंप किया, ईपीएस बढ़ा है इसलिए। तो आप, कुछ लोग मुझे ये पूछते हैं कि भाई, अगर मुझे पी देखना है तो फिर मैं कितने का पी पे शेयर को खरीदने का सोचूं। तो मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ, भैया पी का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। आपको देखना है कि पी का जंप क्यों हुआ है, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं। अब भाई, अगर ईपीएस बड़ा है, मतलब अर्निंग पर शेयर, एक शेयर से एक कंपनी कितना पैसा अर्न कर रही, उसने जंप मार दिया, मतलब वो कंपनी के लिए अच्छा है। वो कंपनी के लिए अच्छा है कि उसने जंप मार दिया। तो इन चीजों को रिलेट करना पड़ेगा।
अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखिए ये धीरे धीरे सेल्स इसका अच्छा खासा बढ़ रहा है। एक्सपेंस भी ठीक है। अब सेल तो बढ़ेगा तो एक्सपेंस बढ़ेगा ना, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, तो वो भी बढ़ रहा है। अब देखिए मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहा है, यहाँ मटेरियल कॉस्ट का ही ज्यादा, क्योंकि भाई उसको तो रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना पड़ रहा है ना, जो चीज स्विगी नहीं कर रहा था, उसको रॉ मटेरियल लेना नहीं है, वो तो इससे खरीदा उसको बेच दिया, उसके पास रॉ मटेरियल का कॉस्ट नहीं था, इसको तो भाई माल लाना पड़ेगा ना, स्टेनलेस स्टील का वायर बनाने के स्टील लाना पड़ेगा, स्टील कंपनी से स्टील खरीदना पड़ेगा उसको, तब ना वायर बनाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, लेकिन ये चीज देखिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को उसने जीरो पे लाके खड़ा कर, मतलब वो कहीं से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मेंटेन कर रहा है, एम्प्लॉय कॉस्ट ऑलमोस्ट स्टेबल है। ठीक है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ओपीएम को उसने मैनेज करके रखा हुआ है। डेप्रिसिएशन ठीक है थोड़ा बहुत, अब भाई कंपनी ग्रो करेगी तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगा, नेचुरल चीज है। हाँ। अब देखिए बैलेंस शीट को देखिए, इक्विटी कैपिटल बैलेंस्ड, रिजर्व्स बढ़ रहा है, तो ये अच्छी चीज है, रिजर्व्स बढ़ रहा है अच्छी चीज है। बोरोइंग्स एक समय थोड़ा बड़ा था, अब धीरे धीरे घट रहा है, थोड़ा सा भी बढ़ा है, अभी थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन इसके मार्केट कैप के हिसाब से कुछ भी नहीं है, चलेगा, इतना तो कवर कर लेंगे। एसेट्स देखिए बढ़ रहे हैं, अब हम एसेट्स को देखेंगे कहाँ बढ़ रहा है। देखिए लैंड में इसका एसेट बढ़ा है, अभी इसके डेटा मेरे ख्याल से रिजल्ट्स आए नहीं है 2025 के। हाँ, तो अभी पूरा डिटेल्स दिया नहीं है, लैंड का देखिए, इसलिए लैंड का बढ़ा है, अभी जितना दिया है उतना ही देख लेते हैं। बिल्डिंग का बढ़ा है, मतलब ये कैपेक्स जो कर रही है ना, वहां बढ़ रहा है, प्लांट मशीनरी का भी बढ़ रहा है। देखिए कैपेक्स का बढ़ रहा है, इक्विपमेंट्स का बढ़ रहा है, कंप्यूटर्स बढ़ रहा है, हर चीज में थोड़ा बहुत ग्रोथ है। मतलब क्या हो रहा है, ये जो कैपेक्स कर रही है ना, ये उसका रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, जो कैपेक्स दिया था ना उसका रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। और इस बार में क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि सानंद का प्रोजेक्ट अभी भी चालू है, बाकी कैपेक्स डन हो चुका है, सिर्फ सानंद का प्रोजेक्ट चालू है। मैंने आपको बोला ना, वो ध्यान में रखिएगा, वो आपको भी मैं दिखाऊंगा कौन कौन। देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अभी सानंद का प्रोजेक्ट चालू है इसलिए माइनस हो गया, क्योंकि वहां पे उनको कैश इनफ्लो करना है, वो भी कौन दे रहा है, कंपनी के पार्टनर्स, बाहर से नहीं ले रहे, जो उन्होंने साफ मेंशन किया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में भी माइनस है, फाइनेंस एक्टिविटी भी माइनस है, तो ठीक है, नेट कैश फ्लो थोड़ा सा पॉजिटिव है, चलेगा, मतलब हाथ में कुछ कैश है। अब देखिए डेटर डेज कम हो गए हैं, एक कम हुआ है, ठीक है। इन्वेंट्री डेज थोड़ा सा बढ़ा है, मतलब उनका टर्नओवर, जो इन्वेंट्री टर्नओवर है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, डेज पेबल कम हो गया है, तो ये अच्छा चीज। वर्किंग कैपिटल डेज थोड़ा सा बढ़ गया है, हाँ, लेकिन आरओसी थोड़ा सा तो ठीक है। प्रोमोटर्स ऑलमोस्ट अपनी जगह स्टेबल है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम किए हैं भले, लेकिन स्टेबल है। एफआईआई ने बीच में पोजीशन बढ़ाया था, अभी थोड़ा सा हल्का कर रहे हैं, मार्च तक थोड़ा सा हल्का कर, अभी शायद बढ़ा भी है। डीआईआई उल्टा पोजीशन को बढ़ा रहे हैं, और पब्लिक तो भैया पब्लिक हल्का फुल्का बढ़ा लिया पब्लिक ने। अब हम थोड़ा कॉन कॉल पे जाते हैं, अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए, सीधा सीधा कमेंट्री में उन्होंने क्या चीज, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन केबल सेल्स कैन बी शिफ्ट टू एनुअल रिजल्ट स्ट्रेट अवे, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन केबल सेल एंड वायर केबल इज 760 करोड़ अगेंस्ट 676 करोड़ लास्ट ईयर, मतलब ये डोमेस्टिक केबल सेल्स का, इंस्टीट्यूशनल केबल सेल्स का सेल बढ़ा है, एंड डोमेस्टिक एक्सपोर्ट सेल इन द क्वार्टर 492 करोड़, केबल एंड वायर 492 करोड़, ये सब बड़ा है। कैपेक्स मतलब इनका सेल बड़ा है, वो चीज को ये क्लियरली कमेंट्री में बता रहे, क्लियरली उस चीज को कमेंट्री में बता रहे। अब जो मैंने आपको बोला था कि वो चीज याद रखना सानंद होगा, अब देखो यहाँ क्या बोल रहे, फ्यूचर आउटलुक क्या आपका, भाई आप कंपनी पे भरोसा कैसे करोगे कि वो आगे चल के आपको प्रॉफिट देगी, भाई कुछ ग्रोथ करेगी कंपनी तब तो,
अब देखिए इस चीज को पढ़िए। नाउ द फ्यूचर आउटलुक ड्यूरिंग 24-25 द कंपनी हैज इनकर्ड ए टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर पेमेंट ऑफ ₹618 crore, आउट ऑफ विच सानंद ₹384 crore, मतलब 618 करोड़ में से सानंद को 384 करोड़ का दे रहा है। चिंचपाड़ा जो सिलवासा में 68 करोड़, भिवाड़ी को 32 करोड़, पथरेडी एक्सपेंशन को 58 करोड़, सलारपुर लैंड 23 करोड़, अदर प्लांट्स एंड लोकेशन 53 करोड़। मतलब क्या हुआ कि हर जगह ये कैपेक्स कर रहे हैं जहां पे सानंद का इंपॉर्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि ग्रीन फील्ड कैपेक्स है। अब ब्राउन फील्ड कैपेक्स एट चिंचपाड़ा, अब ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड अभी तक तो समझ में आ गया होगा। Brownfield capex at Chinchpara and Pathredi has added further capacity of wire and power cables, and these expansions has been completed by FY 24-25. After the completion of this brownfield capex capacity utilized during 24-25 approximately 85% in cable division. देखिए यहाँ से जो कैपेक्स कंप्लीट हुआ है उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ गया है। अब देखिए 25 और 26 के अनयूटिलाइज क्यूआईपी फंड 1300 करोड़ रुपए इनके पास पड़े हुए हैं जो कैपेक्स में यूटिलाइज करेंगे, जो सानंद प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में ये यूटिलाइज करेंगे। कमर्शियल प्रोडक्शन फर्स्ट फेज, पहले फेज में जो कमर्शियल प्रोडक्शन होगा लो टेंशन और हाई टेंशन केबल्स विल कमेंस बाय द एंड ऑफ FY 25-26 एंड द टोटल प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ, मतलब ये जो चीज वो बता रहे हैं ना, देखिए आपने अभी स्विगी का देखा, यहाँ पे देखा, ये क्रिस्प एंड क्लियर बता रहे हैं हर चीज को कि कब तक क्या होगा। ये चीजों को पढ़ के देखिए 19 to 20 we are hopeful to grow by 19 to 20% in next 2 to 3 years है। अभी कितना ग्रोथ है, कंपनी इज होपफुल टू अचीव 17 to 18% ग्रोथ एंड इंप्रूव आवर ऑपरेटिंग मार्जिन ड्यूरिंग द FY 25-26, मतलब 2 से 3 साल में ये 17 से 18%, 19 से 20% हो जाएगा है। अब ये डिमांड ड्राइवर्स पे बता रहे क्या क्या डिमांड ड्राइवर्स इन डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट। द मेजर डिमांड ड्राइवर्स आर पावर जनरेशन इन रिन्यूएबल्स, सोलर एंड विंड एनर्जी जो अभी बहुत चल रहा है, एंड also we are seeing substantial new investment coming in coal based thermal power projects and related infrastructure in transmission and power distribution by transmission and distribution companies of central government and state government, मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी ये काम कर रहे हैं। यूजर इंडस्ट्री ऑफ एनर्जी लाइक डेटा सेंटर्स का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि अभी एआई का जमाना है, एआई का पावर चाहिए। अब एआई के पावर के लिए उसको ट्रांसमिट करने वाला चाहिए, तो वो डिमांड में रहेगा। न्यू मैन्युफैक्चरिंग पावर प्रोजेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाइक रेलवेज एंड मेट्रो रेल्स इसमें भी कर रहे हैं, एंड हाईवेज इसमें भी पावर केबल्स दे रहे हैं, हाई टेंशन लगता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल EV इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ए किट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल इज ऑल्सो in our product range which we are catering to EV infrastructure. We assure that we will continue to grow the projected percentage. तो ये हो गया इनकी कहानी कि भाई डिमांड कहां से आ रहा है इनके पास। देखिए हर चीज को क्लियरली एक्सप्लेन किया गया। यहाँ से कौन कौन को आप पढ़ेंगे ना तो चीजों को समझेंगे कि भाई उस कंपनी का आउटलुक क्या है, सोच क्या है। भाई आप पैसा लगाओगे उसकी सोच पे, आप जाके काम नहीं करोगे, कंपनी के लोग काम करेंगे, लेकिन आपको क्या देखना है, उसकी सोच क्या है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज है, यहाँ भी वही सानंद की बात बोल रहे हैं हाँ कि भाई EHV सेगमेंट में उनका एक्सपेक्टेशन अब फेज 2 मार्च 26 तक कंप्लीट हो जाएगा, तो मार्च 26 के बाद से वो EHV केबल्स का प्रोडक्शन चालू कर देंगे हाँ, और उसके बाद में वो but the moment Sanand comes, the export will see a substantial jump in the extra high voltage segment. मतलब अगर सानंद का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो उनका एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा हाई जंप मारेगा। ठीक है, ये देखिए अराउंड 1300 crores बिकॉज वी हैव अनयूटिलाइज QIP मनी, क्योंकि QIP मनी जो पड़ा है ना, इसीलिए उन्होंने बोला कि भैया एक्रूअल सोर्सेस से हम दे रहे हैं, हम लोन अलग से नहीं उठा रहे।
अब देखिए, ये भी वही चीज बता रहे हैं, कमर्शियल प्रोडक्शंस की बात बता रहे हैं। हाँ, एक यहाँ पे पॉइंट मैंने नोट किया था, देखता हूँ, चाइनीज कंपटीशन के बारे में। हाँ, ये देखिए, ये mostly in non-US and US market, we have only global competition, and in non-US market, whatever we are exporting, I have not seen any Chinese competition to us because we manufacture specialized tailor-made products for projects, and wherever tailor-made products are manufactured as per international specification with the specific approvals, we don't face competition from Chinese company. क्योंकि आज के डेट में चाइनीज कंपनीज केबल वायर में बहुत ज्यादा कंपटीशन दे रही है। तो ये बोल रहे हैं कि भैया हम तो टेलर मेड प्रोडक्ट देते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहां हमको चाइनीज कंपटीशन नहीं आता है। तो ये हो गया इसका कैप, ये कौन कॉल। बाकी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, मैंने जो मेन मेन देखा था वो बता दिया। अब थोड़ा सा हम चार्ट को देख लेते हैं, फाइनली टू टच द एंड ऑफ दिस वीडियो। देखिए, इसको हम इसको थोड़ा सा मंथली पे जाके देखें, क्योंकि हमको ये लंबा पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे। हम एक देखिए, इसने शुरू में लॉन्च होने के बाद में ये 2006 में लिस्टेड हुआ है, पूरा कंसोलिडेट किया है, यहाँ यहाँ पूरा कंसोलिडेट किया है। उसके बाद धीरे 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 बढ़ गया। अभी एक बढ़ने के बाद एक थोड़ा सा नीचे है। अब यहाँ पे अगर मैं दिखाऊंगा आपको, एकदम जीरो पे दिख रहा है, तो पे नहीं है वो। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा। इसने लो ऑलमोस्ट, देखिए, 8 रुपए 15 पैसे, यहाँ कितना लो मारा है, 6 रुपए 90 पैसे, ये चल रहा था वो। और आज वही शेयर 2006 से आके खड़ा हो गया है कहाँ, जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, 3670 रुपए। सोचिए क्या चेंजेस है, कैसे आपको एक मल्टी बैगर पकड़ना है। अब जिसने 20 साल पकड़ा वो कितना कमा रही है, सोचो। खैर ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, हम ट्रेडर्स के लिए तो संभव नहीं है, उनके लिए संभव है जो खरीद के भूल जाते हैं। तो इस तरह से मैं इसमें टेक्निकल एनालिसिस में नहीं जाऊंगा, जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू देने के लिए कि किस तरह से चार्ट ने इंप्रूव किया है कैपेक्स के बेस पे। तो ये चीजें हमको एक एक डॉट्स को कनेक्ट करना जरूरी है। जो चीजें हम कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, हाँ, आप इनके बारे में कोई न्यूज भी है, अभी तक मुझे कोई न्यूज नहीं दिखा है। हाँ, आपको कोई न्यूज अगर दिखता है तो न्यूज भी एक इफेक्ट लाता है। तो ये होता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो हो गया है, अब और आगे और कुछ नहीं बोलूंगा मैं। बाकी आप कमेंट में लिख दीजिएगा आपको कौन सा वाला अच्छा फंडामेंटल लगा, कौन सा बुरा लगा, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा उसमें। है, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन मेरा नहीं है, बस फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं उन चीजों को मैंने आपको समझाया है। थैंक यू। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ, धन्यवाद। पसंद आया तो लाइक कीजिए, नए यूजर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।